हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। आपको याद होगा हमने ये टॉपिक डबल काउंटिंग के टाइम पे पढ़ा था। वैल्यू एडेड मेथड, जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है। आज हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है वो पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेशन का फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम और क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, राइट? सो हाउ डू वी डिफाइन दिस वैल्यू एडेड मेथड? Value added method is defined as the national income would be the value of final goods and services produced in a country within the domestic territory plus net factor income from rest of the world। जो भी हमारी domestic territory में हमने जो जो produce किया है, the goods and services both, वो दोनों का पार्ट है, and net factor income from rest of the world। जो factor incomes rest of the world से आती हैं वो भी इस value added services का पार्ट है, राइट? जब हम बात करते हैं ना कि क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, उसमें हम तीन सेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो? ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस किसी भी इकोनॉमी में आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज दैट दे डू। पहला क्या है? प्राइमरी सेक्टर। अब हम सबको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, फॉरेस्ट्री, राइट, फिशिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्राइमरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ दोज यूनिट्स विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। वो यूनिट्स जो सिर्फ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का काम करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर यूनिट्स हैं। हमने अभी डिस्कस किया एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की सिंपल डेफिनेशन यही है, वो सेक्टर जो चेंज ऑफ शेप ऑफ अ गुड करता है। आपके पास रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद आप उसकी चेंज ऑफ शेप करते हो। जब आप उसकी चेंज ऑफ शेप करते हो तो क्या आता है आपके पास? देन यू रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंडरी सेक्टर, this sector includes those units that transform the inputs into outputs। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू अ चेयर, जो लकड़ी है उसको चेयर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ मैसिव रेट दीज डेज। टर्शरी सेक्टर होता क्या है? सर्विसेज सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। कौन कौन सर्विसेज हैं? सर्विस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, राइट, ऑल दीज सर्विसेज, द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विसेज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। दीज आर ऑल कॉल्ड एज tertiary sector। how do we define this tertiary sector? This sector produces the services such as banking, trade, transport, etc. This is also known as service sector। transportation, communication, banking, services, right? This is the tertiary sector। Next, what are the steps in calculating the value added method? See, read these steps one by one and very clearly। अगर आपने ये steps अच्छी तरह पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ना इस चैप्टर से, वो बड़े अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? वो प्रोडक्शन यूनिट को, कि वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, और उनको क्लासीफाई करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स के बेस पे। उसके बाद हम क्या करते हैं? वी एस्टिमेट दी मनी वैल्यू। टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है, हम उसको एस्टिमेट करते हैं। हर एक यूनिट को हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो टोटल यूनिट की वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। थर्ड थिंग हम क्या करते हैं? कैलकुलेट दी इंटरमीडिएट कॉस्ट। उनको बनाने का खर्चा, बीच में जो इंटरमीडिएट कॉस्ट आती है हर एक यूनिट को, और उस कॉस्ट को हम डिडक्ट करते हैं जो हमारी आउटपुट आई है उसमें से। वैल्यू एडेड तभी आता है। अगर आपको डबल काउंटिंग वाली एग्जांपल याद हो, हमने क्या किया? 900 रुपये में से 800 रुपया, वो शॉपकीपर और बेकर वाला डिफरेंस याद है आपको? हमने उसमें से 900 में से 800 माइनस किया, हमें वैल्यू एडेड सामने आ गया। आफ्टर समिंग अप ऑल द वैल्यू एडेड ऑफ द आइटम्स वी गेट GVA एट MP और GDP एट MP। ऑल दीज आर सेम थिंग्स। Next is we deduct the consumption of final expenditure and NIT, net indirect taxes, from GVA MP we get NVA FC। If you understand, if you remember, जो मेरी डेप्रिसिएशन वाली स्लाइड थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था आपको कि कंजम्पशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब सब्सिडीज। जो हमारे पास सब्सिडीज आई हैं वो हमारी इनकम्स है, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। वी डिडक्ट कंजम्पशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर एंड NIT फ्रॉम GVA MP, वी गेट NVA
FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने MP में से माइनस किया इसलिए वी गेट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट में हम क्या करते हैं, वी एड NFIA किस में, टू NVA FC टू गेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। सो नेट फैक्टर इनकम को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी तक हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, क्योंकि NFIA हमने ऐड कर दिया तो नेशनल प्रोडक्ट आ गया, राइट। सो दीज आर दी स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड मेथड, राइट, ओके। देर आर सर्टन प्रिकॉशंस, ऐसा नहीं है कि जो भी इनकम आई हमने उसका वैल्यू ऐड किया और हम उससे कैलकुलेट करने लगे, नो, देर आर फ्यू प्रिकॉशंस जो हमें ज़रूर से ध्यान में देने हैं। अगर हम इन प्रिकॉशंस को ध्यान नहीं देंगे तो हम मिस्टेक कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग दी क्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें सब्ट्रैक्ट करनी है या ये सब चीज़ें हमें वैल्यू में लेनी ही नहीं है GVA की, राइट। सो फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, हमने ऊपर भी डिस्कस किया स्टेप्स में। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हम GVA में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थ्रू वैल्यू एडेड मेथड में हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। द सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यूएट दैम। आपके मदर, आपके वाइफ, आपके सिस्टर, आपके अदर लेडीज़ इन दी हाउस, हमारी सोसाइटी ऐसी है ना जिसमें वो लोग मैक्सिमम काम करते हैं, राइट। सो वो जितना भी काम करते हैं उसकी कोई सैलरी नहीं अर्न करते, क्योंकि वो कोई सैलरी अर्न नहीं करते तो उनको बेनिफिट फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं हो पाता। क्योंकि उनको फाइनेंशियल टर्म्स में बेनिफिट नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि नेशनल इनकम में उनकी इनकम कैलकुलेट कितनी करें, बिकॉज दिस इज अ मॉनेटरी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इट। Next is value of transfer payments, single, unilateral, one-sided payments, transfer payments are to be excluded. इनको भी हम ऐड नहीं करते because these are transfer of ownerships. ये सिर्फ transfer of ownerships होती हैं, इसलिए हम इनको भी ऐड नहीं करते। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, गाइस सेकेंड हैंड गुड्स को हम क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड थे तब एक बार ऐड हो चुके हैं। अगर हम बार बार ऐड करेंगे तो फिर वैल्यू ऐड तो हुई नहीं ना उनमें, जब तक वैल्यू ऐड नहीं हुई तो हम क्यों कैलकुलेट करें उनको बार बार, राइट। सो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, द सेल ऑफ गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड in the national income because the value of these goods has already been included earlier. पहले हम इनकी वैल्यू ऐड कर चुके हैं when they were first hand goods. सबसे इंपॉर्टेंट, इलीगल गुड्स को बिल्कुल भी नहीं करना। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी आपके इलीगल गुड्स हैं they should not be part of your national income, right? गन्स खरीदी, आर्म्स खरीदी, अगर ये नेशनल इनकम का पार्ट हो गया तो लॉस क्या करेंगे। सो इसलिए ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। दीज आर टू बी एक्सक्लूडेड बिकॉज दीज गुड्स हैव नो लीगल सैंक्शन, इनकी कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं है जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, डू राइट टू मी इन द कमेंट्स, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।